मनी लॉन्ड्रिंग क्या है और मनी लॉन्ड्रिंग किस प्रकार से की जाती है और मनी लॉन्ड्रिंग का सबसे बड़ा एग्जाम्पल भारतवर्ष में अब तक कौन सा हुआ है। आइए आज इस पे चर्चा करते हैं। किस प्रकार से आपने देखा है अभी तक कि कंपनीज सिक हो जाती हैं, कंपनीज दिवालिया घोषित हो जाती हैं, जो बैंक और वित्तीय संस्थान हैं उनको दिवालिया घोषित कर देती हैं और उनके दिए हुए ऋण बैंक राइट ऑफ कर देती हैं, अपनी बैलेंस शीट से उनको हटा देती हैं। यह मान लेती हैं कि यह पैसा नहीं आने वाला है और जो उसमें निवेशक होते हैं, जो इक्विटी में शेयर में पैसा लगाने वाले लोग होते हैं, उनके पैसे डूब जाते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपके पास हैं। बहुत बड़ा रिसेंट एग्जाम्पल है अनिल अंबानी साहब का, जिनकी बहुत सारी कंपनी थी और बाद में उनकी कंपनियां दिवालिया घोषित हो गईं। उनको रुग्ण बता दिया गया, उनको सिक इंडस्ट्री बता दिया गया और उसके बाद जब वो दिवालिया घोषित हो गई, जब कोई कंपनी दिवालिया घोषित हो जाती है तो उसके बाद उसकी जो देनदारियां हैं वो करीब करीब ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि उसके बाद अगर प्रमोटर की पर्सनल गारंटी को या कोलेटरल सिक्योरिटी को रिवोक करके पैसा वसूल किया जाए तो दूसरी बात है, वरना निवेशकों का भी पैसा डूबता है और बैंकों का भी पैसा डूबता है। आपको पता ही है कि पिछले 7-8 साल में करीब 10-12 लाख करोड़ का ऋण बैंकों का और वित्तीय संस्थानों का जो इन कंपनीज में था उसको राइट ऑफ किया गया है। अब बाद में अगर रिकवरी होगी तो होगी, लेकिन राइट ऑफ किया गया है, यह मान लिया गया है कि यह पैसा वापस नहीं आएगा। अब सवाल उठता है कि ये कंपनियां सिक कैसे बनाई जाती हैं और क्या ये कंपनी सिक अपने आप होती हैं। ये आप जानते ही हैं कि हम लोग भी बीमार पड़ते हैं और जब हम बीमार पड़ते हैं तो एक तो होता है कि हम बीमार हुए और उसके बाद हमने दवा दारू की, हमारा इलाज हुआ और हम ठीक हो गए। और कई बार होता है कि हम ठीक नहीं होते, बीमारी बढ़ती जाती है, लाइलाज हो जाती है। ये घटनाएं हम लोग देखते हैं अपने जीवन में और इसी प्रकार से ये इंडस्ट्री में होता है, इसी प्रकार से ये कंपनी में होता है। कंपनी भी बीमार हो सकती है, नेचुरली हो सकती है, उसे बीमार किया जा सकता है, उसे पर्पसफुली बीमार किया जा सकता है। दोनों तरह की चीजें हैं कि क्या कंपनी वास्तविकता में जो उसके प्रमोटर्स हैं उनकी कुछ न कर पाने की स्थिति की वजह से बीमार हुई या प्रमोटर ने जानबूझकर उनको बीमार किया। तो एक होता है जो नेचुरल डिफॉल्टर होती हैं कंपनी, जो नेचुरली सिक होती हैं, और वो होती हैं दूसरी जो कि इंटेंशनल डिफॉल्ट करती हैं, उनको जानबूझ के प्रमोटर सिक बनाते हैं, अपने लाभ के लिए बनाते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपको उदाहरण देता हूं, किसी व्यक्ति की 2 कंपनी हैं, एक कंपनी उसकी प्राइवेट कंपनी है और एक कंपनी है पब्लिक लिमिटेड कंपनी, लिस्टेड कंपनी, जिसमें जनता का पैसा लगा हुआ है। तो अगर जो उसकी प्राइवेट कंपनी है उससे वो कोई चीज 100 रुपए में बेचता है, वास्तविकता में 100 रुपए में बेचता है, लेकिन उसका भुगतान चेक से 110 रुपए में करता है अपनी लिस्टेड कंपनी को और कैश में 10 रुपए वापस ले लेता है, तो 10 रुपए का ब्लैक मनी जनरेट हो गया। और उसके बाद जो ये लिस्टेड कंपनी है ये किसी चीज को 200 रुपए में बेचती है और दिखाती है कि उसने इसको 160 रुपए में बेचा, चेक से पेमेंट लेके और उसका कैश में ट्रांजैक्शन कन्वर्ट करके वो ब्लैक मनी जनरेट हो जाती है। ऐसी चीजें हम लोगों ने सुनी है। तो इस प्रकार से ओवर इनवॉइसिंग करके, अंडर इनवॉइसिंग करके अपनी प्राइवेट कंपनी को फायदा पहुंचाकर जो लिस्टेड कंपनी है जिसमें जनता का पैसा लगा हुआ है उसको सिक बनाया जाता है और उसके बाद बैंकों से ऋण माफ करा लिया जाता है। जनता का पैसा और बैंकों का पैसा डूब जाता है और जो प्रोमोटर्स हैं उनको कोई नुकसान नहीं होता। ऐसा होता है, ऐसा सुना है कि ऐसा होता है।
इसी को मनी लॉन्ड्रिंग कहा गया है कि इस प्रकार से आर्टिफिशियली प्राइसेस को मैनिपुलेट करके अगर आप ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट करते हैं, तो अगर आप किसी कंपनी को प्रॉफिट देना चाहते हैं तो आप ट्रांजैक्शन में उसको पैसा दे देते हैं, और किसी को नुकसान में लाना चाहते हैं तो उससे किसी 100 रुपये की चीज़ के 200 रुपये पेमेंट करके उसको सिक बना सकते हैं, बनाते हैं। और इसीलिए कॉरपोरेट गवर्नेंस के नियम बने कि ऑडिट होगा, इंटरनल ऑडिट होगा, स्टैच्यूटरी ऑडिट होगा, ऑडिट कमेटी होगी, एजीएम होगी, और ये नियामक उसका ध्यान रखेंगे कि इस प्रकार की घटनाएं ना हो, जिससे जो कंपनी लिस्टेड कंपनी है उनमें ये धोखाधड़ी ना हो। लेकिन ऐसा हुआ, ये माना गया कि हुआ। आपने देखा ही सत्यम के केस में हुआ था, रामलिंगा राजू ने किया था, और उसमें भी यही केस था, इसी प्रकार की घटनाएं घटी थी कि उन्होंने जो कंपनी का पैसा था उसको लगाया था महताज करके एक कंपनी जो रियल एस्टेट की कंपनी थी, और उस पैसे को डाइवर्ट करके उन्होंने सोचा था, निकाल के सोचा था कि ये रियल एस्टेट की कंपनी है, इसमें फ़ायदा होगा और पैसा वापस फिर अपनी कंपनी में डाल देंगे। उसमें नुकसान हो गया, पैसा वापस नहीं आया। तो जो बैलेंस शीट की विंडो ड्रेसिंग की थी उन्होंने, वो फेल हो गई, और फिर उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने गलती की। तो बैलेंस शीट्स की विंडो ड्रेसिंग होती है। विंडो ड्रेसिंग का मतलब जब वो चाहते हैं कि पब्लिक से पैसा उठाना है, अपने मार्केटिंग के लिए, अपने को लाभप्रद दिखाने के लिए, कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिटेबल दिखाना होता है, तो कोई चीज़ आप बेचो, वास्तविकता में 100 रुपये की चीज़ को 200 रुपये में बेच दो, प्रॉफिट बढ़ जाएंगे, और 100 रुपये की चीज़ को 80 रुपये में बेच दो तो प्रॉफिट घट जाएंगे। तो इस प्रकार की विंडो ड्रेसिंग होती है, जिसको रोकने के लिए बहुत सारे प्रयास सरकार और कॉरपोरेट गवर्नेंस, सेबी, स्टॉक एक्सचेंज और डिपार्टमेंट कंपनी अफेयर्स, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, बहुत सारे लोग करते रहते हैं। लेकिन अदानी के प्रकरण में क्या हुआ है? अब इसमें एक और प्रश्न उठता है, क्या नेशनल हेराल्ड में कोई मनी लॉन्ड्रिंग हुई है? अनिल देशमुख के केस में क्या कोई मनी लॉन्ड्रिंग हुई थी? अनिल देशमुख का केस ये था कि एक पुलिस अधिकारी जो एक्यूज्ड था, जिसको पकड़ा गया था, उसने ये कहा कि मुझसे अनिल देशमुख साहब 100 करोड़ रुपए की मांग किया करते थे, और जो पुलिस कमिश्नर थे उन्होंने भी कहा साहब मांग किया करते थे, और उसके आधार पे एक्यूज लोगों के सूचना के आधार पे अनिल देशमुख को मनी लॉन्ड्रिंग का दोषी बनाया गया और 1.5 साल उनको जेल में रखा गया। और बाद में सिद्ध हुआ कि वो मनी लॉन्ड्रिंग का केस नहीं था, वो एक केवल आरोप था, आरोप गलत था, और कोर्ट ने ये निर्देश दिया कि इन पे कोर्ट केस नहीं बनता, इनको छोड़ दिया जाए। तो मनी लॉन्ड्रिंग का केस नहीं था। नेशनल हेराल्ड में, नेशनल हेराल्ड जो एक सिख कंपनी थी, जो बहुत पुरानी कंपनी है, बहुत पुराने समय में कांग्रेसियों ने इसको बनाया था, और क्योंकि इसकी इनकम बहुत कम हो गई थी और क्योंकि इसके खर्चे बरकरार थे, इसमें जो पत्रकार थे, जो उनके कॉरेस्पॉन्डेंट्स थे, जो प्रिंटिंग का खर्चा था, जो बिजली का खर्चा था, जो ऑफिस का खर्चा था, उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही थी। इसलिए लोगों की तनख्वाह देने के लिए, प्रोविडेंट फंड देने के लिए, बिजली के खर्चे देने के लिए कुछ राजनीतिज्ञों ने अपना पैसा उस कंपनी में लगाया, लेकिन ये सिख कंपनी में लगाया, जो कंपनी सिख थी, और उनको ये अधिकार नहीं था कि इस कंपनी के किसी एसेट को बेचकर पैसा निकाल सकें, क्योंकि कंपनीज एक्ट के जिस नियम के तहत उन्होंने पैसा लगाया था उसमें उन्हें लाभांश लेने का या किसी भी संपत्ति को बेचने का अधिकार नहीं था। लेकिन उसमें भी मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनाया गया, जबकि उसमें मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई, क्योंकि जो भी पैसा दिया गया वो सूचित करके दिया गया, चेक से दिया गया, नंबर 1 में दिया गया। तो मनी लॉन्ड्रिंग तो वहां होती है जहां पे ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने का प्रयास होता है। तो व्हाइट, इसमें कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं थी, लेकिन आरोपित किया गया, जांच हुई, ईडी की जांच हुई, इनकम टैक्स की जांच हुई, कई बार जो राजनीतिज्ञ थे उनको बुलाया गया। अभी तक कुछ हुआ नहीं, बहुत साल से केस चल रहा है। अब आते हैं अडानी के केस में। अडानी के केस में क्या हुआ? अडानी के केस में जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, और हिंडनबर्ग ने बताया, बहुत सारी कमियों के बारे में बताया, बहुत सारे प्रश्न पूछे कि अडानी साहब इसका जवाब दें। अडानी साहब ने उसका जवाब नहीं दिया। सरकार से अपेक्षा थी कि सरकार या तो उसमें इंक्वायरी कराए, या जो उनके नियामक हैं
जो रेगुलेटर्स हैं, सेबी है, स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर्स है, आरओसी है, इनके माध्यम से जांच कराए, नहीं कराई गई। खैर फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक कमेटी बना के कुछ लिमिटेड पॉइंट्स पे उसकी जांच कराने का आदेश दिया। लेकिन क्या ये मनी लॉन्ड्रिंग है? तो मुझे व्यक्तिगत रूप से ये लगता है कि आज तक के हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का केस अदानी जी का है, क्योंकि ये बताया गया कि मॉरिशस के अंदर और बहमास के अंदर और ऐसे देश जहां पर टैक्स हेवेंस हैं, जहां पे हवाला का सबसे बड़ा कारोबार होता है, वहां से पैसा आया, अदानी जी की कंपनीज में लगा। अब वहां से पैसा कैसे आया, कैसे उन्होंने कमाया, ये तो तभी पता चलेगा जब ये पता चलेगा कि उन कंपनीज की डिटेल्स मॉरिशस की पता चलाई जाए और उन आइलैंड्स का जो ये टैक्स हेवेंस है उनके बारे में पता चलाया जाए, और ये पता चलाया जाए कि वो कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उनका स्रोत क्या है, उनका पैसा आया कहां से, क्या लेजिटिमेट पैसा आया या ये हवाला का पैसा है। हवाला का मतलब क्या हुआ कि आपने जो ब्लैक मनी इंडिया में जनरेट किया, इसको आप विदेश ले गए, टैक्स हेवेंस में ले गए, और टैक्स हेवन से उसको अपने देश में एफडीआई के रूप में अपनी कंपनी में आपने इन्वेस्ट करा दिया। और ये कहा कि एफडीआई आ गया, बहुत एफडीआई आ गया, एफडीआई आ रहा है, लेकिन वो एफडीआई नहीं आ रहा जो हिंदुस्तान के अंदर आपने ब्लैक मनी को जनरेट किया था, इसको ओवर इनवॉइसिंग, अंडर इनवॉइसिंग के माध्यम से आपने विदेश भेज दिया था, और विदेश से ही वही पैसा टैक्स हेवेंस देशों के माध्यम से आपकी देश की कंपनीज में वापस आ गया, जिसको आप एफडीआई कहते हैं, वरना वो वास्तविकता में मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा है, हवाला ट्रांजैक्शंस का पैसा है। और आप खुश हो गए कि साहब एफडीआई आ गया। तो अब ये देखिए कि जो विनोद अडानी साहब हैं और जो गौतम अडानी साहब हैं, विनोद अडानी साहब जो हैं किस देश के नागरिक हैं? वो साइप्रस के नागरिक हैं। रहते कहां पे हैं? दुबई में रहते हैं। उनके ऑफिसेस कहां हैं? सिंगापुर में। और जिन कंपनीज में अदानी जी की, हिंदुस्तान की कंपनियों में पैसा आया है, वो टैक्स हेवन से आया है, वो मॉरिशस से आया है, वो बहमास से आया है। तो इससे बड़ा उदाहरण हवाला ट्रांजैक्शंस का, मनी लॉन्ड्रिंग का, ब्लैक मनी को व्हाइट में जनरेट करके कन्वर्ट करने का, तो वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक लेख लिखा, एक आर्टिकल लिखा, जैसे हिंडनबर्ग ने बताया था कि आज तक का सबसे बड़ा हिंदुस्तान का अगर कोई फ्रॉड हुआ है, जो सबसे बड़ा ठग है हिंदुस्तान के आज तक के आर्थिक परिवेश में, वो अडानी समूह है। और उसके बाद हलचल हुई, 70%, 7% अडानी के प्राइसेस गिर गए, और उसमें शेयर होल्डिंग का भी प्रश्न था कि छोटे शेयर होल्डर्स नहीं है, सारे के सारे पैसे अडानी साहब के लगे हुए हैं, तो जब उनका मन आता है शेयर प्राइसेस को बढ़ा देते हैं, जब चाहते हैं उसको गिरा देते हैं। तो वो भी एक आरोप है, लेकिन जांच नहीं हुई, सेबी चुपचाप बैठी रही। और अब ये वॉल स्ट्रीट जर्नल का आरोप आ गया। उन्होंने कहा कि ये जो है, इसमें उन कंपनी से पैसा आया है, घुमाया गया है, क्योंकि हवाला ट्रांजैक्शन का मतलब या मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा का मतलब यह है कि जिसमें पैसा घुमाया जाता है। और पैसा कहां से घुमाया जाता है? पैसा उन देशों से घुमाया जाता है जो टैक्स हेवन से। यह भी बताया गया कि जिन टैक्स हेवन से यह पैसा घुमाया गया, उन ऑफिसेज में ना कोई एम्प्लॉई है, न कोई एक्टिविटी है, केवल पैसा आता है किसी एक कंपनी के नाम से और दूसरी कंपनी में उसको इन्वेस्ट कर दिया जाता है। जिस कंपनी से आता है वो भी अडानी जी की कंपनी है, और जिसमें आता है वो भी अडानी जी की कंपनी। अब इसमें एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट उठता है कि जो बताया जा रहा है कि साहब इसमें स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं। अब 75% प्रोमोटर होल्डिंग है, 25% की छोटे निवेशकों की होल्डिंग है, जो कि सेबी का नियम है। वो है या नहीं, वो तो तब पता चलेगा जब इस कंपनी के रजिस्ट्रार के यहां जाके जांच होगी कि जो छोटे निवेशक बताए गए हैं वो वास्तविकता में छोटे निवेशक हैं या उनके नाम से भी अडानी जी ने पैसा लगाया है। जब उनके एड्रेसेस की जांच होगी, जब उनकी ईमेल आईडीज की जांच होगी, जब उनके व्यक्तिगत पता चलाया जाएगा, तो ऐसा तो नहीं कि एक ही झुग्गी में
एक जो अनाम झुग्गी है, अज्ञात झुग्गी है, उसी के नाम पे 10-15 निवेशक दिखा दिए गए हों, क्योंकि जितने छोटे निवेशक नहीं होंगे, कम होंगे, इसीलिए सेबी ने नियम बनाया था 75% से ज़्यादा प्रमोटर होल्डिंग ना हो। अगर 100% होल्डिंग प्रमोटर के पास होगी तो जब चाहेगा शेयर प्राइसेस को बढ़ा देगा, जब गिरा देगा। जैसे आपने देखा कल अडानी की कंपनीज के शेयर प्राइसेस 7% और 5% गिरे और आज 7% और 5% बढ़ गए। जब चाहेगा बढ़ा देगा, जब चाहेगा घटा देगा। तो इसका मतलब यह है कि राष्ट्रहित में यह आवश्यक है, क्योंकि अभी तक के जितने भी केसेस मनी लॉन्ड्रिंग के हुए हैं, मनी लॉन्ड्रिंग गंभीर अपराध माना जाता है। ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करना, पैसे को घुमाना, यह गंभीर अपराध है। तो जब वॉल स्ट्रीट जर्नल ये कह रहा है, जब ये हिंडनबर्ग कह रहा है, सारे देश के विदेश के जर्नल्स ये कह रहे हैं और वित्तीय संस्थान कह रहे हैं। अब ऑस्ट्रेलिया में जो प्रोजेक्ट था, तो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने कह दिया था इसके लिए हम ऑस्ट्रेलिया में कोई लोन आपको नहीं देंगे। तो उसमें भी अपनी ही कंपनी जो दूसरे देशों में स्थित थी, उसे पैसा लाया गया और उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया गया। इसका मतलब यह है कि पैसा हवाला के रैकेट के माध्यम से भेजा गया कुछ देशों में, और वो भी टैक्स हेवेंस में भेजा गया, और टैक्स हेवन के माध्यम से इन पैसे को डिफरेंट कंट्रीज के प्रोजेक्ट्स में लगाकर उन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट किया गया। तो न तो ये पैसा, ये लोन भी लिया गया, देने वाला लोन भी अडानी जी की कंपनी है और लोन लेने वाली कंपनी भी अडानी जी की कंपनी है, और ये सब ब्लैक मनी है और ये मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं। ये पैसे को घुमाया गया है और देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हुआ है। तो अगर माना जाए कि आज तक का हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का केस और फाइनेंशियल इर्रेगुलरिटी का केस हम मानते हैं हर्षद मेहता ने किया, केतन पारेख ने किया, सत्यम ने किया, नहीं किया, वो बहुत छोटे केसेस थे, कुछ हजार करोड़ के थे। ये तो लाखों करोड़ों का मसला है। और वो व्यक्ति विश्व का सबसे अमीर आदमी की लिस्ट में उसका नाम दूसरा आ गया। अंबानी साहब भी पीछे छूट गए, टाटा, बिरला, गोयनका, डालमिया सब पीछे छूट गए, अडानी साहब ऊपर चले गए। तो क्या ये राष्ट्रहित में नहीं है? क्या ये देश के लिए जानना आवश्यक नहीं है कि क्या अडानी के केसेस में ये जो कंपनी हैं, ये किसकी कंपनी है, कहां से पैसा आया, कहां गया, किसकी कंपनी में आया, किस प्रोजेक्ट के लिए आया, ये ब्लैक मनी है, वाइट मनी है, मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा है, हवाला का पैसा है, या जेन्युइन पैसा है? जिन कंपनी से पैसा लोन लिया गया वो कंपनी है, उनकी कोई मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है, या पैसे को केवल घुमाया गया है? क्या ये राष्ट्रहित में जानना आवश्यक नहीं है? तो ये परतें धीरे धीरे खुलती जा रही हैं, धीरे धीरे ये जो चक्र है बढ़ता जा रहा है। तो भारत की सुरक्षा के लिए, भारत की आर्थिक सुरक्षा के लिए, निवेशकों के हितों की रक्षा करने के लिए, क्योंकि एक और नई खबर आई कि साहब जो ईपीएफ का पैसा है वो भी अडानी की कंपनी में लगाया गया। अभी तक तुम सुन रहे थे एलआईसी का पैसा लगाया गया, एसबीआई का पैसा लगाया गया, म्यूचुअल फंड जो सरकारी थे उनका पैसा लगाया गया। अब ये भी सुनाई पड़ रहा है कि एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड का भी पैसा लगाया गया। अच्छा, एक और चीज सोचिए, पहले ओल्ड पेंशन स्कीम थी तो सरकारी एम्प्लॉयज का जो पैसा था वो उन्हें पेंशन मिल जाती थी, कोई परेशानी। अब वो ओल्ड पेंशन स्कीम तो आपने 2004 के बाद खत्म कर दी। अब उनको न्यू पेंशन स्कीम का पैसा मिलता है, तो जो भी कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय का या गवर्नमेंट का होता है वो या तो शेयर मार्केट में जाता है या डेट मार्केट, बॉन्ड मार्केट में जाता है। और अगर शेयर मार्केट में वो भी पैसा लगाया गया जो एनपीएस में लगाया गया, न्यू पेंशन स्कीम में लगाया गया, और न्यू पेंशन स्कीम में ऐसी कंपनी में लगाया गया जिसकी सारी चीजें डाउटफुल हैं और जिसको हिंडनबर्ग कह रहा है कि बिगेस्ट फ्रॉड है, बिगेस्ट ठग है, और जिसमें वॉल स्ट्रीट जर्नल कह रहा है कि इसमें जो शेल कंपनीज हैं, ये जो पैसा रोटेट हुआ है ये हवाला का और मनी लॉन्ड्रिंग का सबसे बड़ा केस है। तो क्या ये राष्ट्रहित में महत्वपूर्ण नहीं है कि इसकी जांच कराई जाए और पता चलाया जाए? अब अरविंद केजरीवाल साहब ने एक और आरोप लगा दिया, मुख्यमंत्री जो दिल्ली के हैं, उन्होंने कहा ये पैसा अडानी जी का नहीं है, ये पैसा तो मोदी जी का है। अब मैं मोदी जी का नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि अवमानना का केस हो सकता है, मेरे पास कोई सबूत तो है नहीं, और अरविंद केजरीवाल साहब के पास है, हो सकता है उनकी भी सदस्यता रद्द कर दें, उनको जेल भेज दें।
लेकिन अब ये राष्ट्र हित में है कि ये पता चलाया जाए कि क्या अरविंद केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं या राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, जब वो कह रहे हैं कि ये पैसा सारे गुजरातियों का है और अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि ये तो मोदी जी का पैसा है। अडानी जो है मुखौटा है, उनको 10-15% का कमीशन मिलता है और सारा पैसा जो है वो मोदी जी का और उनके राजनीतिक दल का है, और जिससे वो बहुत ज़्यादा परेशान है, इसलिए वो जांच नहीं कराते। ये मेरा आरोप नहीं है, ये उन लोगों ने जो कहा है वो है, और इसलिए वो परेशान है, इसलिए वो जांच नहीं कराते। क्योंकि देखिए, कोई भी सरकार हो, अडानी से क्या लेना देना। अगर देश की संपदा को लूटा है किसी ने भी, चाहे वो नीरव मोदी हो, चाहे वो ललित मोदी हो, चाहे वो मेहुल चोकसी हो, चाहे वो किरण भाई पटेल हो, चाहे वो कोई हो, राष्ट्र हित में उसकी जांच होनी चाहिए और ये सिद्ध होना चाहिए कि हवाला हुआ क्या, मनी लॉन्ड्रिंग हुई क्या, या कुछ नहीं हुआ, और देश की संपदा जो है वो कंपनी जो है, जो ये सब हुआ, ये नेचुरल प्रोसेस है। क्योंकि शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव को मैं बहुत महत्वपूर्ण इसलिए नहीं मानता, ये होता है, नेचुरल है। शेयर मार्केट में चीज़ें अगर डिमांड ज़्यादा हो जाएगी सप्लाई से तो प्राइसेस बढ़ जाएंगे, और सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी डिमांड से तो प्राइसेस गिर जाएंगे। वो हर चीज़ में होता है, वो शेयर मार्केट में भी हो सकता है। लेकिन ये प्रश्न शेयर मार्केट का नहीं है, क्योंकि प्राइसेस कहा जा रहा है कि वो मैनिपुलेटेड हैं, क्योंकि उसमें छोटे निवेशकों का पैसा ही नहीं है। वो सारा पैसा अडानी साहब का है, केवल उसको पैसे को घुमा के, खरीद के, बेच के, वही खरीद रहे हैं, वही बेच रहे हैं, वही लोन दे रहे हैं, वही लोन ले रहे हैं, वही प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहे हैं, वही ब्लैक मनी एफडीआई के माध्यम से उनकी कंपनीज में आ रहा है। ये बहुत बड़ा आरोप लग रहा है। तो क्या ये राष्ट्रहित में आवश्यक है कि इसकी विस्तृत जांच कराई जाए और ये पता चलाया जाए कि वस्तु स्थिति क्या है? क्योंकि अगर अडानी समूह प्रश्न चिन्ह के घेरे में है तो जांच न कराया जाना। सत्यम की जांच तो हुई थी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बदला गया था, बड़े प्रतिष्ठित लोगों को उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से बिठाया गया था और उन्होंने उसको रद्दोबदल किया, टेक महिंद्रा को दिया, टेक महिंद्रा ने टेक ओवर किया, सारी समस्याओं का अंत हुआ और देश की प्रतिष्ठा पूरे विश्व में बढ़ी। लेकिन अगर अडानी के केस में जांच नहीं होती है और ये वॉल स्ट्रीट जर्नल, हिंडनबर्ग, सिटी बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, दुनिया भर के क्रेडिट स्विस, सारे लोग अगर इस पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं और उसके बाद भी हमारी सरकार अगर इस पर जांच नहीं करती है तो देश की प्रतिष्ठा तो गिरती है, देश की आर्थिक प्रतिष्ठा भी गिरती है। फिर हमें लोग कहेंगे कि साहब आप बनाना रिपब्लिक हैं, आप कैसी डेमोक्रेसी हैं? जनता का पैसा कोई लूट रहा है और आप चुपचाप बैठे हैं, उसकी जांच नहीं करा रहे हैं, तो समस्या तो है। तो राष्ट्रहित में मैं सरकार से, सेबी से, स्टॉक एक्सचेंजेस से, ईडी से, सीबीआई से, इनकम टैक्स से ये निवेदन करता हूं कि आप राजनीतिक लोग तो हैं नहीं, आपको तो, आप देश के संविधान के प्रति उत्तरदायित्व तो है आपका। आपको चलिए आपके हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को एक्सटेंशन 2-2, 3-3 मिल चुके हैं, वो अलग मुद्दा है, लेकिन आप जांच कीजिए और सच्चाई का पर्दाफाश कीजिए, नहीं तो देश की प्रतिष्ठा पूरे विश्व में गिरेगी। हमारे देश के निवेशकों का, बैंकों की आर्थिक स्थिति पे जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा वो तो एक अलग मुद्दा है, लेकिन देश की प्रतिष्ठा बहुत ज्यादा गिरेगी। और देश की प्रतिष्ठा गिरेगी तो विदेश से जो भारत के अंदर निवेश हो रहा था वो भी रुक जाएगा। कब तक मनी लॉन्ड्रिंग करेंगे, कब तक हवाला ट्रांजैक्शन करेंगे? क्योंकि सबसे आप फिर दूसरे कंपनी भी का भी प्रतिष्ठा गिरेगी, विदेशी उनको भी लोन देना और इक्विटी में पैसा लगाने के लिए, और हमारे देश के अगर निवेशकों का पैसा डूबा तो वो भी इक्विटी में पैसा नहीं लगाएंगे, तो देश बड़ी प्रतिकूल परिस्थितियों में फंस सकता है। इसलिए राष्ट्रहित में मुझे लगता है कि सरकार के लिए आवश्यक है कि इस प्रकरण का, कि क्या अडानी के केस में मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, बहुत भीषण रूप से हुई है, और जो हिंडनबर्ग कह रहा है कि बिगेस्ट ठग ऑफ इंडियन इकोनॉमिक हिस्ट्री अडानी जी हैं, क्या उसमें सच्चाई है या झूठ है? सच है कि झूठ है, ये पता चलाया जाए। और इन्हीं कंपनियों ने बेचा है, खरीदा है, दिए हैं लोन, लिए हैं लोन, और सब कुछ हुआ है, इसकी विस्तृत जांच की आवश्यकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि राष्ट्रहित में ये जांच होनी चाहिए और देश को सच्चाई पता चलनी चाहिए और देश पूरे विश्व के सामने सीना ठोक के कह सके। अब इसके लिए आप किसी की पार्लियामेंट सीट हटा दीजिए, उसे घर से निकाल दीजिए, उसको जेल भेज दीजिए, वो एक अलग आप कर सकते हैं क्योंकि आपके पास ताकत है, लेकिन डेमोक्रेसी में ऐसा होता नहीं है, ये नॉर्मली डिक्टेटरशिप में होता है। तो अभी तक तो संविधान में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है कि हम डिक्टेटरशिप हैं, डेमोक्रेसी अभी तक तो हम हैं ही। तो इस डेमोक्रेसी में और पूरा विश्व हमको क्योंकि ताक रहा है, देख रहा है, और अमेरिकन गवर्नमेंट भी ये कह रही है कि हम जो राहुल गांधी के साथ हो रहा है ऊपर के कोर्ट में होगा, इसको हम वॉच कर रहे हैं। यूएनओ भी ऐसा कह रही है
तो देश की प्रतिष्ठा को नहीं गिरने देना चाहिए, देश को नहीं बिकने देना चाहिए, देश को प्रतिष्ठा को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। और सारी कंपनियां अडानी जी को दे दीजिए, सरकारी कंपनियां, जिससे आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट ना देना पड़े, और अडानी जी ये सब हेरफेर करें। अगर ऐसा है किया है तो उसकी जांच होनी चाहिए। ये हवाला भी हो, मनी लॉन्ड्रिंग भी हो, जांच भी ना हो, ये देश के साथ अन्याय है और मेरे ख्याल से इतिहास इसके लिए माफ़ नहीं करेगा। इसलिए मैं मोदी जी से और सरकार से और सारी नियामकों से ये हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि इस प्रकरण की जांच कराएं और असलियत देश के सामने लाएं। बहुत बहुत